So as per demand, let's start with it. Bingo. Chapter number 1 of Indian economics, जिसका नाम है that is Indian economy. Indian economy on the eve of independence. Now, whenever I am going to use this word on the eve of independence, तो इसका एक ही मतलब है, simple. वो क्या है कि prior 1947, that is इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले भाई हमारी क्या हालत थी. हम बोल सकते हैं ना, बिकॉज इट्स इंडिया, तो हम ये वो उसका इसका नहीं बोल सकते. वी कैन सिंपली से हमारी कंट्री, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, गुड और बैड, प्रोज एंड कॉन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अच्छा बुरा, सब कुछ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट पिक्चर डू यू हैव इन योर माइंड, तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल ऑलवेज कम टू एन आइडिया, मैम हम अच्छे तो थे, हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन वाज दैट वी वर इनटू द ट्रैप ऑफ ब्रिटिश. हर किसी बच्चे को पता है, अगर क्योंकि 6, 7, 8 या 9, 10 के आपने हिस्ट्री में यही पढ़ा है दैट इंडिया वाज नॉट इन गुड हैंड्स. इंडिया वाज रूल्ड, India was conquered, India was invaded by foreign countries, and उसमें से सबसे बड़ा contribution रहा है Britishers का. They were the ones who were actually responsible for the major damage, destruction of our economy. तभी उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी में जो रूल चल रहा था that was colonial rule. जब आपने चैप्टर पढ़ा और उसमें ये वर्ड आया तो आपने सोचा नहीं कॉलोनियल रूल क्या होता है. कॉलोनियल रूल एक सिस्टम है. Nobody has told you, let me tell you. Exactly. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 कंट्रीज होती हैं, कंट्री ए, कंट्री बी. एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को कहती है ना भाई साहब ना आप बैठ जाओ, हम आपकी कंट्री को रन करेंगे, we are going to rule your country, we are going to rule your people, your economy system, your monetary system, your production, your import, your export, everything. That particular rule is known as colonial rule. And India, वो country A थी और Britisher या British, England, कुछ भी कह सकते हो, that was country. So now you can understand, you have give, मैंने बहुत कम words में आपको पूरे chapter का glimpse दे दिया है that India was prior independence, on the eve of independence India was under the colonialism. It is को colonialism भी बोलते हैं. That India was divided into colonies as per Britishers. उनका जो मन था, उनका जैसा मन कर रहा था, जैसा exploit करना चाहते थे कर लिया. And finally that led to a major drawback. किस पर? Obviously Indian economic system. Indian economic system पर एक बहुत major drawback था. वो क्या था? That हमारी policies, हमारी production, हमारा import, हमारा exports, and most importantly हमारे लोग, they were all under ruling of, obviously, जिनसे हमें बहुत सख्त नफरत है and probably होनी भी चाहिए, that is Britishers. because ऐसा मानना है कि colonization से पहले इंडिया के पास सोने की चिड़िया थी. हम मजाक मत समझना, I am not making any stories, it's fact. हमारी हिस्ट्री, हमारे historians, they claim कि prior independence, prior British rule in India, we had सोने की चिड़िया, सोने के अंडे देने वाली बर्ड थी हमारे पास. We had a golden bird. कर नहीं सकती ना इसमें मैं डांस कर सकती हूँ ना मैं गाने गा सकती हूँ. I have to tell you what reality was. A complete reality check this chapter is all about. And to be very honest, आपको 50% आता भी होगा. 50% आपने कहानियां बचपन में सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी SST में, और कुछ लोग अब दीवार पे सर भी फोड़ेंगे क्लास के बाद कि ये पढ़ना था हमने इको में, CBSE ने बेवकूफ बना दिया. So अब तो तुम बन गए हो, अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, अब तो अपने बोर्ड्स के लिए you have to prepare this.
और इट्स वेरी स्कोरिंग यार, क्योंकि सिंपल है। मेरा मानना है जो मुश्किल है उसमें स्कोर करना चलो फिर भी मुश्किल है, जो आसान है अगर उसमें भी स्कोर नहीं किया तो फिर क्या फायदा। I'm back. So we are done with this initial part. अब थोड़ा भारी भरकम बात करते हैं, थोड़ा सा और कंटेंट को elaborate करते हैं. There's a very important thing that is usually asked in examination. That is features of, ये question last year boards में, मतलब previous year जो इस year मतलब boards में है, उसमें ये question था as a 3 marker. That is features of Indian economy. फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियलिज्म. मैंने आपको कॉलोनियल बता दिया, आपको ये बता दिया कि पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, बट एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट है कि आपको सब कुछ नेगेटिव बताने से पहले वो थोड़ा सा पॉजिटिव बताना चाह रहे हैं, सो दैट आप जब नेगेटिव पढ़ो तो इसको इमोशनली लो कि हाँ यार हम पहले क्या थे अब हम क्या हो गए. आज दिन पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई. तो वो कंपैरिजन, वो कंट्रास्ट समझने के लिए अच्छे तरीके से देयर इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर इन योर चैप्टर दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, या बिफोर जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में एंटर हुए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आई वुड लाइक टू गिव यू अ ग्लिम्स दैट इज इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. इंडिपेंडेंट इकोनॉमी कौन होती है भाई? वो इकोनॉमी जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो. इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है, जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, कि इंडिया वाज ब्लेस्ड विद इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडिया वाज ब्लेस्ड विद इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, और आज भी हम ब्लेस्ड हैं. एज वी ऑल नो, जूट, कॉटन, टी, कॉफी, राइस, wheat, lot of horticulture. India is bestowed, India is blessed with mind blowing food crops, cash crops, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता. एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टिल डेट. सो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ थी. और ना ही सिर्फ स्ट्रेंथ, आप ये सोचो कि हमारी 85% टोटल पॉपुलेशन का, और यू कैन से 2/3 of our total population, they were engaged in agriculture sector. उनका जो ब्रेड एंड बटर था, उनका जो सर्वाइवल था, वो पूरा का पूरा किस पर था? वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, दैट वाज ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये कॉलोनियल रूल से पहले हमारी ये स्ट्रेंथ थी, हमारी ये ताकत थी, जिसका ऑब्वियसली कॉलोनीज बनने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये हाल हो गया. ठीक है. देन थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आपका कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट तो जरूर बताना, दैट इंडिया वाज, सॉरी आई मिस्ड द वर्ड, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी. सेल्फ रिलायंट क्या होती है? सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस बोल दो साथ के साथ. Anybody can tell me what do you mean by a self-reliant economy? जल्दी बताओ क्या होती है सेल्फ रिलायंट? Let me ask the newbies today. मुस्कान, sorry, you're not on my hit list. It's like हमारा इंटरेक्शन होना जरूरी है. या मुस्कान, what do you mean by self-reliant and prosperous? मैम, जो कंट्री अपने ऊपर स्टैंड करती हो, अपने ऊपर रिलायबल हो. अपने ऊपर रिलायबल हो मीन्स इन शॉर्ट अभी जो मोदी जी लगे हुए हैं हमारे साथ दिन रात, आत्मनिर्भर बनाना, मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी आत्मनिर्भर. तो अगर हम बात करें, हम कितने सालों बाद इस आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को दोबारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हम ये कॉलोनियलिज्म होने से पहले वी वर ऑलरेडी. बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब से ये स्यापा पड़ा है, तब से जब से ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए एंड दे डिवाइडेड अस. तो सेल्फ रिलायंट, एब्सोल्युटली राइट. Kashish and Muskan had quoted that Indian economy was a very आत्मनिर्भर economy. यार हमें किसी की जरूरत नहीं थी,
हम इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि हम खा भी लेंगे, पका भी लेंगे, बेच भी लेंगे, कमा भी लेंगे. So this was very very important. And एक चीज और I would like to add on about India's mind-blowing sector. This is called India was doing great. India का जो major supply था, major supplier यहाँ लिख सकते हैं, major exporter या supplier of handicraft goods. हमारे handicraft goods world across the world they were world famous. But बाद में सब मिट्टी पड़ गया हर चीज पर. All thanks to Britishers. So these are some of the major features. India और भी features थे, but ये major 4 हैं. बाकी आप इसी से अब कुछ भी राम कहानियां बनाते रहो एग्जामिनर, बट ये क्वेश्चन क्योंकि 3 या 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, वी हैव दैट मोटे एंड स्ट्रॉन्ग 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए. एंड वो है हमारे पास कि इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, वो किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं थी. उसका अपना ही जो ट्रेड था, ट्रेड मतलब आपको पता है ट्रेड कॉमर्स बिजनेस, वो काफी था. वी डिड नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. या एग्जैक्टली आर्यन, आई जस्ट रेड योर आंसर. सॉरी, बीच में चैट बॉक्स कभी रह जाता है, बिकॉज़ इवन आई वाज राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड. सॉरी. तो उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें आपको बात करनी है कि हमारी 85% जो पॉपुलेशन, या फिर 2/3 बोल दो, बिकॉज कुछ बुक्स में 70 है, कुछ बुक्स में 75 है. एनसीईआरटी कुछ और कहती है, संदीप कर कुछ और कहते हैं, एसके गोयला अदर कुछ और कहते हैं. सो 2/3 इज अ सेफर चॉइस या मेजोरिटी. 2/3 भी ना याद रहे तो देखो भाई, मैं तो रोट लर्निंग में पुअरेस्ट हूँ. मुझे लगता है दुनिया में कोई और मुझसे ज्यादा पुअर नहीं, मतलब वीक नहीं हो सकता. आई एम द वीकेस्ट इन रोट लर्निंग. तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा सेफर साइड ऑप्शन लेकर चलो जिसमें कल को फैक्ट्स अगर नहीं याद रहे तो कम से कम हम गलत तो नहीं लिखेंगे. तो इस 2/3 का मतलब क्या है? मेजोरिटी. तो अभी कभी ना याद रहे तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते यार तो टेंशन मत लियो, तो मेजोरिटी लिखा है, बोर्ड गन नंबर देगा. दे विल नॉट डिडक्ट योर. जल्दी से पॉइंटर्स लिख लो, then we can start up the next topic, which is the agricultural sector situation of Indian economy. Further, let's talk about agricultural sector. So the agriculture sector किसका? obviously of India, obviously ना, बट स्टिल लिख देती हूँ. कई बार तुम्हारे दिमाग से वो ऑब्वियस निकल जाता है और तुम बोले तो मैम आपने तो बोला नहीं था. एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया और मैंने पहले ही क्लास में स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जब भी आई विल यूज दिस ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब प्रायर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले 1947 से पहले हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन. तो पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स कह लो, कंडीशन कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, बट रिमेंबर कि ये पॉइंटर्स हैं जो हमने पढ़ा था कि नेहा मैम ने कहा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे तब उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत होगी. तो वो हालत क्या थी? दैट इज हालत नंबर 1. दैट इज पॉइंट नंबर 1, जमींदारी सिस्टम. We were going through very tough times, guys. It was really, really tough. It was really hard. Zamindari system, which is also known as land tenure system. Why am I writing other names? Because at times CBSE is, it tries to be over smart. They try to play a bluff. In what sense? कि वो आपसे क्या कहते हैं कि जमींदारी मत समझाओ, क्योंकि वो तो हर कोई बता देगा. हिस्ट्री सबने पढ़ी है, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे. तो क्या इंपॉर्टेंट है कि अदर नेम्स जिन के सिलेबस में बताए जा रहे हैं उनके तो करना इंपॉर्टेंट है ही है. तो लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये इसके अदर नेम्स. अदर मतलब ये इस नाम से भी जाने जाते हैं. अब ये सिस्टम क्या था? अब ये सिस्टम एक बहुत ही घटिया सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर
of ownership, transfer of ownership rights of the land from farmers to जमींदार। क्या बात समझ में आई? मेरा ये पीस ऑफ लैंड है, मेरा ये पीस ऑफ लैंड है, ये मेरा था, मैं एक किसान हूं, आई एम अ फार्मर। बट जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई तुम अब इस जमीन के ओनर नहीं हो। मतलब उन्होंने कहा और हमने मान लिया, वी हैड नो चॉइस, हमें मानना पड़ा। नहीं तो क्या होगा, विल बी बीटन अप, देयर विल बी लॉट ऑफ वायलेंस, एंड कौन फार्मर मरना चाहेगा? कुछ मरे भी अपने लैंड के पीछे, बट वो सब हिस्ट्री है। इकोनॉमिक टर्म्स में बस इतना पता होना चाहिए, दैट इज जब फार्मर्स से उनके ही ओनरशिप, उनके ही लैंड का ओनरशिप was taken away and it was given to the zamindars, and this system was obviously initiated by the Britishers. This was their start, kick start of their मतलब उन्होंने पहली नींव रखी थी इंडिया में to rule us by the system of zamindari system. अब जमींदार के पास ओनर चला गया लैंड का, मतलब सपोजिंगली दो लोग हैं, नेहा और आर्यन। नेहा का लैंड का अब ओनर कौन है? आर्यन है, बिकॉज दिस इज द जमींदार। सो नेहा अब अपने ही लैंड की मालिक नहीं है, लेकिन अगर अब नेहा को इस पीस ऑफ लैंड पर अगर एग्रीकल्चर करना है तो वो करने देगा आर्यन। लेकिन वो क्या कहेगा कि आप मुझे इस लैंड पर करने पर, एग्रीकल्चर करने पे आपको मुझे पे करना पड़ेगा लगान, जो हमारे मिस्टर आमिर खान ने एक मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर समझा दिया। मैं आपको पूरा चैप्टर समझा रही हूँ, उन्होंने पूरा चैप्टर एक मूवी में बना दिया। लगान, लगान होते हैं टैक्सेस, लगान आर टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड, व्हिच वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स। किसके ऊपर? जो वो उस लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो। एंड ये टैक्सेस उन्हें एक टेंटेटिव डेट ऑफ एवरी मंथ, टेंटेटिव डेट प्लस टेंटेटिव टाइम पर उन्हें पे करना होता था टू जमींदार इफ इन केस दे फेल्ड। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ फेल्ड। तो जमींदार के जो कॉप्स होते थे, जब जिनको साहूकार बोलते थे, उनके आगे जो लोग होते थे, दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू बीट, दे यूज्ड टू फोर्स द फार्मर्स कि वो लैंड को छोड़ दे। एंड जिससे आने वाले टाइम में क्या हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इफ फार्मर्स फेल्ड दे वर बीटन। एंड इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? इट वाज अ बिग इकोनॉमिक फेलियर, इट वाज अ बिग इकोनॉमिक फेलियर। किसके लिए? हम लोगों के लिए। इकोनॉमिक फेलियर मतलब अब जब किसान एक पीस ऑफ लैंड जो उसका नहीं रहा, जो उसका था, अब उस पर ही विल ग्रो करके ही हैज टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस। ये लगान कोई छोटे मोटे नहीं थे, दे वर ह्यूज टैक्सेस। एंड जिससे जमींदार क्या करते थे, वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कमाते थे। इनकी इनकम तो बढ़ रही है बट इनकी, फार्मर्स की इनकम कम हो रही है। एंड दिस लेड टू अ बिग इकोनॉमिक फेलियर at that time during the independence, during at the eve of independence. पैसा he is not getting in his hands, that money is going in the hands of Britishers. आप समझ सकते हो यार, you know it was such a great pain. So it was, तभी मैंने बोला it was a big economic failure. चल आगे बढ़े। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला, दैट इज commercialization of agriculture. अब आपको ये जनरली पता होगा कि शायद से, बिकॉज आई बिलीव, कॉमर्स वर्ड पता है ना, आपने स्ट्रीम ली है, कॉमर्स स्ट्रीम से वर्ड मिला है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? प्रोफेशन। इन शॉर्ट क्या है? एक कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको पैसा मिल रहा है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? कमर्शलाइजेशन बोले तो कि वो एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसको करने से आपको पैसा आ रहा है। अब पैसा तो आ रहा था क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी फूड क्रॉप्स बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल पर ग्रो हो रहे थे, ठीक है, ग्रो हो रहे थे।
ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स का माइंडसेट कुछ और था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फार्मर्स शिफ्ट करें, शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम फूड टू कैश क्रॉप्स। जल्लाद लोग ये चाहते थे इन शॉर्ट कि हम फूड क्रॉप्स की जगह अपने लैंड पर कैश क्रॉप्स ग्रो करें। चलो मैं ब्रिटिशर्स का फेवर में, फूड क्रॉप ग्रो करने से जो रेवेन्यू आता है वो कम आता है, और कैश क्रॉप से जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मतलब जो पैसा इनकम है वो ज्यादा आती है। चलो मानती हूँ उनको ज्यादा पैसा कमाना था, किसको नहीं कमाना, हमें भी कमाना है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वो पैसा जाएगा किसके पास? क्या पुअर फार्मर्स तक वो पैसा पहुंचेगा? नो, नेवर। तो ऐसे में शिफ्टिंग और प्रोडक्शन करने का क्या बेनिफिट हुआ? किसको हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हुआ। लगान फिर भी देना पड़ रहा है, फूड करो या कैश करो, लगान तो देना पड़ेगा। रेवेन्यू आ नहीं रहा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो एक तो ये मेजर ड्रॉबैक। दूसरा कि मैं जनरली आपको बता रही हूँ, जनरली कैश क्रॉप्स के नाम बता दो कुछ, जो सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। कॉटन, जूट, सिल्क, ये हमारे इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? वो उजाला 4 बूंदों वाला, हाँ वो ऐड आती है ना, नील जिसको बोलते हैं, जो व्हाइट क्लोथ पे लगाते हैं। अब कैश क्रॉप जब मार्केट में सेल होते हैं, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि कैश क्रॉप ज्यादा ग्रो हो। उससे क्या होगा? उनके पास हाई रेवेन्यूज आएंगे, इनकम्स क्या होगी उनकी, बढ़ जाएगी। अब चलो इनकम बढ़ गई, तो ये पैसा किसको मिलना चाहिए था? ये पैसा शुड हैव बीन गॉन इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स, बट नो, इट वाज गोइंग ओनली इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। Britishers were only benefited out of this, and the poor farmer, they were becoming poor day by day. And कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि ये उनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा था। The Indian farmers were forced to do this, कि आप ये करो। तो आप सोचो, आप सोचोगे कि मैम फिर क्या प्रॉब्लम है इंडियंस को, उनको तो ग्रो ही करना है ना, कैश करें या फूड करें। गाइस, फूड क्रॉप्स के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, कैश क्रॉप के महंगे होते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में क्लास 10th में पढ़ा था। प्लस एक पीस ऑफ लैंड पर अगर आपने फूड क्रॉप ग्रो कर लिया तो सवाल ही नहीं उठता कि उस पर कैश क्रॉप ग्रो हो जाए। सॉरी, कैश क्रॉप ग्रो कर लिया तो सवाल ही नहीं उठता कि फूड क्रॉप ग्रो हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लैंड चाहिए होती है वो अलग होती है। ये भी आपने क्लास 10 ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो कीपिंग दैट ऑल दोस थिंग्स जो आपने बचपन में पढ़ा था, अब आप बड़े हो गए हो, बट आप समझ सकते हो, यू कैन रियलाइज द पेन की कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बेनिफिट वाज ओनली इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया को ये बात बाद में समझ में आई कि भाई हम भी करेंगे, ये लार्ज स्केल पर करेंगे, और जैसे प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं हम भी कमाएंगे, जो अब करंट सिनेरियो है। क्यों? जब लॉकडाउन चल रहा था सबसे पहले 3.0 लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सारी छूट, रिलैक्सेशन दी थी। क्यों? 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 क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ऐसे ही हम इंडिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट नहीं कहते, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सिल्क, इंडिगो नहीं कहते। वी मीन इट, बिकॉज लाखों करोड़ों पैसा हर साल हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं आज भी। ये समझ हमें बाद में आई जब ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर आई, बट तब क्योंकि हमारे पास इतना मनी और मसल पावर नहीं था, इसलिए हम चुप बैठे डोमिनेट होते रहे। इट्स अ रियलिटी चेक ना, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो कुछ गलत नहीं है, या फिर वो झूठ, या फिर वो कहानियां नहीं है। सिंपल, जो आज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आज जो रेलवेज में आप घूम रहे हो वो कैसे घूम पा रहे हो? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने रेलवेज बनाई। स्विस कैनाल सुना आप लोगों ने इसके बारे में? SUZEZ, जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो बचपन में जीके में सुना होगा, या ज्योग्राफी में तो पढ़ते ही है ये। तो यहाँ से आज भी इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड बिजनेस यहीं से होता है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने का आइडिया भी ब्रिटिशर्स का था, हमारा नहीं था ना। हम इतने स्मार्ट नहीं थे और ना अब है। हमें तो जो पका पकाया मिल गया, हम उसी पर आज चल रहे हैं।
अपने पर आए तो हम बहुत पीछे और डेवलपिंग कंट्रीज। गॉट इट? स्टिल फार बेटर देन बिफोर। प्लीज जल्दी से लिख लो। इंडियन को ऐसी पढ़नी पड़ेगी, क्या करूं, ऑप्शन नहीं है। अगर मैं स्टिक हो जाऊंगी टू बुक तो मुश्किल, नहीं हो जाऊंगी तो मुश्किल। आई हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। अब देख रहे हो, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। नंबर इसी से आते हैं भाई, क्या करें। चलिए आगे बढ़े। थर्ड, घड़ी देखना बंद करो। दैट इज, मुझे देखनी चाहिए, मेरी तो बैक टू बैक क्लासेस एंड वी हैव अ बैक पेन टुडे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज दिस लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब? मतलब देश का जीडीपी कम। जीडीपी क्यों कम मैम? अभी तो आपने बोला कि फूड क्रॉप्स पहले बना रहे थे, फिर आपने बोला कैश क्रॉप्स बना रहे थे। जब बना रहे थे तो प्रोडक्टिविटी कैसे लो हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी इसीलिए लो हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी मतलब होता है जीडीपी, या फिर इसको और भी बोलते हैं आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये 1 मार्कर में आ सकता है भाई, झूठ नहीं कह रही, सीरियसली कह रही हूँ। इतना इजी चीज भी पूछ सकते हैं हम। एट टाइम्स वी प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट वंस, बट आर इजी चाहता है, और वो तो हम छोड़ आए थे कि अरे यार ये कौन पूछता है। ऐसा वाला एटीट्यूड होता है ना हमारा, अरे यार ये थोड़ी आएगा, अरे ये थोड़ी आएगा, कर लो और अंडर एस्टिमेट सीबीएसई को। तो कह रही ये लो बनाएंगे इजी, और उसी में तुम्हारी डायनेमिक्स। चलो नेक्स्ट। सो जीडीपी एज एन आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब अगर हम बात करें लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के फिर रीजंस क्या थे मैम? प्रोडक्टिविटी तो तब होती ना ज्यादा से ज्यादा जब हम ये फूड क्रॉप्स कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल्स, यही चाहिए होता है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, इको वालों। माइक्रो तो पढ़ी है, इंडियन पहली बार पढ़ रहे हो तो क्या हुआ? इरिगेशन, है ना, फर्टिलाइजर्स, ये सब कहाँ था हमारे पास? टेक्नोलॉजी, ना टेक्नोलॉजी थी। फर्टिलाइजर्स हमारे पास बहुत कम थे, ना के बराबर थे। इरिगेशन फैसिलिटी तो नाम ही मत लो भाई। रॉ मटेरियल्स, प्रॉपर रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं, वी वर लैकिंग। ये सब चीजें लैक कर रही थी, वी वर लैकिंग बैडली। क्यों लैक कर रहे थे भाई? पैसा तो आ रहा था, एक्सपोर्ट तो बहुत था, ट्रेड तो बहुत ज्यादा था। भाई ट्रेड तो ज्यादा था, मानती हूँ ट्रेड ज्यादा था, इनकम भी थी, रेवेन्यू भी था, लेकिन वो इनकम जा कहाँ रहा था? वो इनकम जा रहा था ब्रिटिशर्स के पास। एंड ब्रिटिशर्स इतने यूजलेस लोग थे कि भाई तुम जिससे पैसा कमा रहे हो कम से कम उस पे तो पैसा इन्वेस्ट कर दो। कम से कम फार्मर्स को ये फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करो सो दैट दे आर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, एंड तुम्हें और फायदा हो जाएगा। नहीं, कमा कमा के अपने देश में फैक्ट्रीज लगाने में लगे हुए थे। जर्मनी, इंग्लैंड, यहाँ पर उन्होंने प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए यहाँ से पैसा कमाकर। और इंडिया में द सिनेरियो वाज बिकमिंग वर्स। So just imagine कितने इनसेंसिटिव लोग थे, या आप कह लो बड़े प्लांट थे ये लोग, बड़े कनिंग थे, बहुत ही कनिंग लाइक अ फॉक्स थे, कुछ भी कह लो। बहुत बड़ी बला थी भाई हमारे देश के ऊपर। बड़ी मुश्किल से ही बहुत मुश्किल से खत्म हुई, नहीं तो टलती नहीं तो हम आज इस लेवल पर नहीं पहुंच रहे होते। हम कहीं पे झाड़ू पोछा लगा रहे होते ब्रिटिशर्स के ऑफिस में। क्या करते, जल्दी लिख लो। So this was the third, ये these are the reasons। तो ये आपसे पूछे what is this, these are the reasons। just क्यों reasons किसके कि प्रोडक्टिविटी क्यों कम? क्योंकि ये सब नहीं था फैसिलिटी, we were all Indians were lacking for the day। that is high degree of uncertainty, high degree of uncertainty। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है
बट इसका एक और भी है, मतलब आप उसको बोल सकते हो आरएल बीएसटी की बैकअप नहीं है, बीएसटी की क्लास है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो खत्म करना है और असाइनमेंट भी तो डिस्कस करनी है, तो तू फटाफट वापस आ जाइए 5 मिनट के बाद। सो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है, अनसर्टेन क्या होता है, जो चीज पता नहीं होती, अनसर्टेन है यार, अब कोविड किसी को पता आएगा, अनसर्टेन था, ये बीमारी आ जाएगी, पैंडेमिक सिचुएशंस हो जाएगी, इट्स अनसर्टेन। बोर्ड में क्या आएगा पता नहीं यार, अनसर्टेन है बोर्ड, क्वेश्चन फॉर्मेट अनसर्टेन है, सिलेबस कैसे आएगा अनसर्टेन है। तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनसर्टेन क्या था, एक ही चीज तो होगी यार सबसे बड़ी, रेनफॉल। उस टाइम पर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज हमारे पास इतनी नहीं थी, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल नहीं होती थी, अगर पुअर रेनफॉल होगी तो आप समझ सकते हो कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होएगा वो कम होगा, देयर विल बी लो लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। अब आजकल के टाइम पे थोड़ी है कि हमारे पास इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज है कि बारिश नहीं हुई हम फिर भी प्रोडक्शन करते हैं, हम तो ऑफ सीजन की भी फ्रूट्स खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स भी खाते हैं, और फिर कभी भी कुछ भी खा लेते हैं अब तो, बिकॉज इट इज अवेलेबल, बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे और टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं। गुड हो तो ऑब्वियसली हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा वो ज्यादा होगा, पर इट वाज अनसर्टेन ना, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो देव ऊपर बैठे हैं वो कब खुश होंगे और कब ना खुश होंगे उस समय में। तो हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वाज रिलेटेड टू रेनफॉल, रेनफॉल कभी ज्यादा होती थी कभी कम, क्योंकि उस टाइम पर जो मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन था, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन था वो सिर्फ और सिर्फ बारिश थी। तो अच्छी होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा। These are the 4 points that you have to remember when it comes to the features of obviously agricultural sector during the at the year of independence.